मैं चाहूंगा ये डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको दर्शक ध्यान रखे कि 2014 में एनडीए जो है वो मेजॉरिटी सीट्स पे दक्षिण पे थी। तो ऐसा नहीं है कि दक्षिण से एनडीए हमेशा से विलुप्त रही है। अब इसीलिए जो एस की बात मैं कर रहा हूं उस पे पीएम मोदी फोकस कर रहे हैं, जो है दक्षिण में उनका परिवार या दक्षिण में जिन अलायंस पार्टनर्स के उनके साथ है। और मैं चाहूंगा समीर जी और राजकिशोर जी, मैं आप दोनों की ओपिनियन इस पे लूंगा और दर्शकों को समझाया जाए कि साथ क्यों इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक में जेडीएस के साथ मेरे इसीलिए यहां इंपॉर्टेंट है क्योंकि वोकलिगा वोट्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अगर बात करी जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर, तो आंध्र प्रदेश में टीडीपी 2019 में बीजेपी के साथ में नहीं थी और ओवरऑल दक्षिण में एनडीए का परफॉर्मेंस 2019 में अच्छा नहीं था, मेजॉरिटी सीट्स में एनडीए नहीं आगे थी। पर तमिलनाडु के अंदर, ये नॉर्थ तमिलनाडु के अंदर 6% और वोट है इनका, पर ये 40 सीटें इंपैक्ट करती है नॉर्थ तमिलनाडु में, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पता है कि तमिलनाडु में बीजेपी का बेस वोट नेग्लिजिबल के अराउंड है, 3% के अराउंड है। सो इसीलिए उनको ये अलायंस पार्टनर्स चाहिए। और केरल में बीडीजेएस के साथ, जेआरपी के साथ और केकेसी के साथ में जो है वो कोशिश की जा रही है कि हिंदू वोट के साथ में कुछ क्रिश्चियन वोट भी आए। और तेलंगाना में गठबंधन नहीं है क्योंकि जो बीआरएस है वो नंबर 3 की पार्टी बनती जा रही है। सो समीर जी, मैं आपसे इसी पे पूछना चाहता हूं और मैं चाहूंगा ये डेटा हम हमेशा दिखाते रहे अपने दर्शकों को कि समीर जी, ये एस के बगैर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जहां बीजेपी यूनिपोलर डोमिनेंट पार्टी हिंदी हार्टलैंड में है, दक्षिण में वो अपने जितने कॉम्प्रोमाइजेस है, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस करने के लिए तैयार है, जो पास्ट में उसके खिलाफ कंटेस्ट भी किया है, उस पार्टी के साथ भी अलायंस करने के लिए इसीलिए तैयार है क्योंकि उनको पता है कि बेस वोट पार्टी का कम है और वो कास्ट वोट भी चाहिए रहेगा, भले वो पीएमके हो गई, भले वो जेडीएस हो गई। आप इसको कैसे देखते हैं समीर जी? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दक्षिण के अंदर गठबंधन की राजनीति के ऊपर फोकस नहीं कर रही है। आप जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है वहां पर भी वो 1%, 2% और 3% की जो पार्टियां उन्हें भी जोड़ रही है। आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है लेकिन वहां ओम प्रकाश राजभर को वो जोड़ लेती है। बिहार में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रांग होल्ड, उसके बाद ही फिर वो नीतीश कुमार जैसे बड़ी पार्टी को साथ में लाती है। इसके अलावा मांझी को भी साथ देती है, उपेंद्र कुशवाहा को भी साथ में लेती है। ये बताता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कि जहां वहां मजबूत है वहां तो हमें जोड़ना ही है, जहां कमजोर है वहां भी हमें इस बात को फोकस करना है। भारतीय जनता पार्टी दो रणनीति पर काम कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर 370 सीटों का जो टारगेट लेकर चल रही है और गठबंधन के लिए जो 400 सीटों का टारगेट सेट किया है वह सिर्फ उत्तर भारत से नहीं होगा, उसके लिए दक्षिण भारत भी भारतीय जनता पार्टी को फतेह करना होगा। और दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है, एक कर्नाटक जहां वो सत्ता में रहती है, मजबूत गढ़ है। तेलंगाना में पिछले 2019 के चुनाव में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। हालांकि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है वोट पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि तेलंगाना भी हम सीटें बढ़ाएंगे, लेकिन 3 ऐसे राज्य थे कि जैसे अगर आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु हुआ, केरल हुआ, आंध्र प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिल रहा था। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में आए और अब 10 साल के बाद ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी और उत्तर भारत के नेता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत और पूरे देश के नेता बन चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर भारत की पार्टी नहीं है, पूरे देश की पार्टी है। और यही प्रधानमंत्री मोदी बताना चाहते हैं इस बार कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उत्तर भारत के दम पर नहीं जीतती है। हिंदुस्तान की 543 सीटें और जो 28 राज्य और जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है वहां हर जगह भारतीय जनता पार्टी का बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप समीर जी। मैं एक और डेटा पॉइंट दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं और मैं डेटा पॉइंट रखूंगा, पर इसमें एक अपने पैनलिस्ट के सामने एक डेटा पॉइंट थ्रो करूंगा। राजकिशोर जी, आप भी इस पे आइएगा कि 2014 में 90% सीट्स बीजेपी ने 60% ज्योग्राफी से जीती थी। 2019 में वो ज्योग्राफिकल बेस और बढ़ गया और अब उस ज्योग्राफिकल बेस को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। जो समीर जी ने बात कही कि 543 सीट्स में कुछ ना कुछ बेस वोट रहे, कोई ना कोई परसेंटेज रहे। तो वही एक तरफ दक्षिण के अंदर अगर आप देखेंगे राजकिशोर जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरफ एनडीए अपने कुनबे को बढ़ा रही है, वहीं जहां स्ट्रॉन्ग है इंडिया अलायंस वहां भी आपसी लड़ाई है। तो केरल में शशि थरूर ने आरोप लगाया कि सीपीआईएम और जो लेफ्ट की पार्टीज है वो बीजेपी की मदद कर रही है, वो राहुल गांधी की उम्मीदवारी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और वो बीजेपी की इससे मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें डी राजा तो शशि थरूर ने अपने एक पॉसिबल अलायंस पार्टनर जो उनके साथ केरला के अंदर नहीं है उन्हीं पे आरोप लगाया। और शशि थरूर त्रिवेंद्रम की सीट में कह रहे हैं कि सीपीआई उनके खिलाफ प्रचार कर रही है और उनका वोट काटने की कोशिश कर रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है और यहां पे फाइट जो है शशि थरूर वर्सेस राजीव चंद्रशेखर की होने वाली। तो बीजेपी ने सिलेक्टेड सीट्स पे फोकस किया है और शशि जी
ये जो बीच का उम्मीदवार जिसको हम लोग ने यहाँ पे बताया, ये सीपीआई का उम्मीदवार है। तो यहाँ शशि थरूर कह रहे हैं कि सीपीआई राजकिशोर जी राजीव चंद्रशेखर यानी बीजेपी की मदद करी, ऐसा उनका आरोप है। तो आइडियली बीजेपी के खिलाफ लड़ने में इनको साथ होना चाहिए था, और केरला इनका गढ़ रहा है एलडीएफ यूडीएफ का, पर यहां आपसी दरार आ गई है। तो मैं ये कह रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने गढ़ के अंदर राजकिशोर जी अगर इनमें आपसी दरार है, तो क्या ये नहीं दर्शा रहा है कि ये सब के सब अभी सिर्फ अपने छोटे छोटे कुनबे बचाने में लगे हैं, क्योंकि इनको पता है नेशनली या स्टेट वाइज इस बार इनका कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। और ये स्थिति मुझे 2019 से भी खराब होती हुई दिख रही है राजकिशोर जी। नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, कम से कम जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लीजिए प्रदीप आप, वहाँ पर अमेठी या रायबरेली में भले ही अलायंस हो सपा और बसपा से ना हो, लेकिन वहाँ पर वो प्रत्याशी नहीं खड़ा करते थे गांधी परिवार के खिलाफ। अब एक तरफ तो देखा जाए तो ये इंडिया जो गठबंधन है उनका, उसमें सीपीआई शामिल है, लेकिन वहां पर कम से कम ठीक है, नहीं हो पाया केरल में, कोई बात नहीं, लेकिन क्या राहुल गांधी की सीट को नहीं छोड़ सकते थे? तो ये दिखाता है कि ये जो क्षुद्र स्वार्थों में इंडिया अपने आप में गठबंधन बन ही नहीं पा रहा है। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहुल गांधी की सीट या शशि थरूर की सीट, भारतीय जनता पार्टी तो हर सीट, खासतौर से जो हैवी वेट है, वहां पर हैवी वेट प्रत्याशी अपना देकर और पूरी तरीके से अपना गणित लगाकर और ताकत झोंक कर वहां से वो मैसेज देती है, तो सिर्फ उस सीट के लिए नहीं देती है, पूरे प्रदेश में मैसेज जाता है, अगल बगल की सीटों में मैसेज जाता है। और जो बात शशि थरूर कह रहे हैं कि ये हराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि दक्षिणपंथी वामपंथी कहा जाता है, कांग्रेस तो बीच में मानी जाती है, लेकिन यहां पर वामपंथी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बैठ गया है आके। तो आप सोचिए कि किस तरीके से पूरी पॉलिटिक्स बदल रही है। और यह दिखाता है कि दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की जड़ें पहले से थी, न सिर्फ वो गहरी हो रही हैं, बल्कि अब पुष्पित और पल्वित होने के लिए उस पर नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उसमें अपनी जो करिश्मे का खाद पानी देना शुरू किया है, वो निश्चित तौर पर जो कश्मीर से कन्याकुमारी का जो लक्ष्य जो कहा जाता है, वो पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ सीटों की बात नहीं है, कश्मीर को पूरी तरीके से भारत की मुख्य धारा में लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्य धारा की पार्टी, क्योंकि कहा जाता था कि भाई आप तो काउ बेल्ट की पार्टी हैं, तो ये तो पूरा मिथक तोड़ दिया। आप महाराष्ट्र में भी हैं, गुजरात में भी हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हैं, अब बचा दक्षिण। दक्षिण में आप कर्नाटक से प्रवेश कर चुके। आपने बहुत अच्छे आंकड़े दिखाए, क्योंकि जो लोग मानते हैं कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो जब एआईडीएमके थी, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रदीप, जो आपने कहा है, शक्ति और सनातन में जो साथ, तो साथ किस तरीके से लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है और अपने लक्ष्य के लिए धीरे धीरे काम करती रहती है और वो शीर्ष पर पहुंच जाती है। तो ये जो साथ है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जयललिता के जाने से निश्चित तौर पे दक्षिण में एक भारतीय जनता पार्टी को धक्का लगा, क्योंकि वो एक ऐसी नेता थी जो द्रविड़ और जो सनातन की पॉलिटिक्स थी उसके बीच में ब्रिज क्रिएट करती थी, और भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए सूट भी करती थी। हालांकि डीएमके भी साथ में रहे, तो विरोधियों के साथ में भी एक तरीके से समन्वय का जो सामंजस्य बनाकर वाजपेयी सरकार के समय में जो एक रथ चला था, नरेंद्र मोदी अब उसको जो क्या कहें, चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान कुछ कह दें, उसको एक अलग ऑर्बिट में लेकर जा। बिल्कुल राजकिशोर जी, मैं चाह रहा हूं कि हम ये दक्षिण की राजनीति को डिकोड इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से, बिहार से लेकर हर व्यक्ति यही जानना चाह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण में इतना फोकस क्यों कर रहा है।